बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। डिफॉर्मेशन से क्या मुराद है? डिफॉर्मेशन है कि जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी सॉलिड पे अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें कितना चेंज आया है, उसकी लेंथ में, उसकी शेप में और उसके वॉल्यूम में। तो इस चीज़ को कहते हैं डिफॉर्मेशन, यानी उस सॉलिड ने कितना अपने आप को डिफॉर्म किया है। इसमें हम कुछ एग्जांपल सबसे पहले देखेंगे डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स में। इसमें सबसे पहली एग्जांपल है सॉफ्ट रबर बॉल की, जिसको अगर आप अपने हाथ में उठाएं और उसको स्क्वीज़ करें, यानी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, तो आप देखेंगे कि वो रबर बॉल जो है उसकी शेप या उसकी जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि आप उसको स्क्वीज़ किए रखें और उसके बाद उसको क्या करें, रिलीज़ कर दें या अपने हैंड को ओपन कर दें। जब आप ओपन करेंगे वो सॉफ्ट रबर बॉल जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल स्फेरिकल शेप में जो है वो आ जाएगी। जैसे कि आपको फिगर नंबर 17.1 में दिखाया गया है। ए में आप देख सकते हैं ओरिजिनल एक बॉल है, बी में आपको फोर्स अप्लाई करके दिखाया हुआ है जो आपने अपने हैंड के ज़रिए उसके ऊपर अप्लाई की है, स्क्वीज़ की है, और सी में फिर दिखाया कि वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई जब आपने फोर्स हटाई है। तो इसी तरह से दूसरी जो एग्जांपल है वो है रबर स्ट्रिंग की। अगर आप एक रबर स्ट्रिंग ले लें और उसको दोनों हाथों से अपने स्ट्रेच करें, खींचें यानी, तो आप देखेंगे कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। आप अपनी फोर्स को इंक्रीज़ करते जाएं तो आप देखेंगे उतनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो ज़्यादा होगी जितनी आप अप्लाइड फोर्स जो है वो बढ़ा देंगे। अब आप अप्लाइड फोर्स को जो है वो हटा दें तो आप देखेंगे कि दोबारा जो रबर स्ट्रिंग है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाएगी। तो आप इसमें देख रहे हैं कि एक आपने एग्जाम्पल में देखा बॉल की एग्जाम्पल में कि शेप या वॉल्यूम जो है वो चेंज हो गया बाय अप्लाइंग द फोर्स। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल में आपने देखा रबर स्ट्रिंग में कि आपने लेंथ को चेंज किया और जब आपने रिमूव किया फोर्स को तो वो ओरिजिनल लेंथ जो है वो वापस आ गई। तो ये जो एग्जांपल्स हैं इनसे आपने क्या कंक्लूड किया है कि डिफॉर्मेशन जो है वो 3 किस्म की हो सकती है, यानी चेंज इन शेप, चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन लेंथ। यानी लेंथ चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो वॉल्यूम भी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसमें आपने देखा कि व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सब एक्सटर्नल फोर्स, इसके लिए ज़रूरी है कि डिफॉर्मेशन कब होगी कि जब आपने उस बॉडी के ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई की है। अब आप बात करते हैं इसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आप जब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़े तो आप देख चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं, जिनके अंदर एक ख़ास पैटर्न पे जो है आपके मॉलिक्यूल्स वो अरेंज होते हैं। तो इनमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपके अरेंज हैं इन सर्टेन ऑर्डर। दीज एटम्स आर हेल्ड अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन which depends on the strength of the interatomic cohesive force between them। वो कहते हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो है वो इंटरएटॉमिक कोहेसिव फोर्स के ज़रिए जो है वो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे रखे हुए हैं। अब जब क्रिस्टलाइन सॉलिड पे एक्सटर्नल फोर्स कोई भी अप्लाई करेंगे, अ डिस्टॉर्शन रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम। तो होगा क्या कि वो एटम फिक्स हैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। जब आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, यानी वो जो एटम्स हैं वो डिस्प्लेस करेंगे अपनी जगह से। एंड द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ स्ट्रेस। जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और एटम अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो आप बॉडी को कहेंगे कि इस वक्त बॉडी जो है वो स्ट्रेस में है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स द एटम रिटर्न टू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। और होगा क्या कि जब आप फोर्स वहाँ से हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो वो जो एटम जो हैं उन्होंने अपनी जो जगह से डिस्प्लेस हुए थे वो वापस रिटर्न कर जाएंगे अपनी उसी प्लेस पे। एंड द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, और वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप जो है वो अटेन करेगी, प्रोवाइडेड दैट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स वाज नॉट टू ग्रेट। इसके लिए कंडीशन ये है कि बहुत ज़्यादा अगर फोर्स उसके ऊपर ना लगाई जाए। अब ये जैसे आपको यूनिट सेल दिखाया गया है फिगर में, आप देख सकते हैं ए में कि ये आपके पास एक अनस्ट्रेच यूनिट सेल है जिसके ऊपर अभी आपने फोर्स अप्लाई नहीं की। उसके बाद जब आपने फोर्स अप्लाई की है अंडर आउटवर्ड स्ट्रेचिंग फोर्स, जब आपने आउटवर्ड फोर्स अप्लाई की है तो ये बी फिगर में आपको दिखाया गया है कि यूनिट सेल की शेप जो है वो किस तरह की है। इसी तरह सी फिगर में आप देख सकते हैं कि अगर आप इनवर्ड फोर्स अप्लाई करें, यानी अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करें, तो आपकी जो शेप ऑफ द यूनिट सेल है वो किस तरह की हो जाएगी। तो ये सारी वो शेप्स हैं कि यानी जब आप उस सेल पे जो है वो कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो किस तरह से अपनी शेप को डिफॉर्म करेगा। इसके लिए आप एक और टर्म इसमें देखें जो है इलास्टिसिटी। द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। किसी भी बॉडी की जो प्रॉपर्टी है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, ये जो एबिलिटी है, ये जो काबिलियत है, ये क्या कहलाती है, ये इलास्टिसिटी कहलाती है।
इसमें आपने जैसा कि देखा यूनिट सेल में भी आपने अप्लाई किया, यूनिट सेल आपने किसका लिया था, वो क्रिस्टल का लिया था, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का लिया था, और उसके बाद जब आपने उसके ऊपर से अपनी फोर्स जो है वो रिमूव कर दी तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। तो ये क्या है, ये जो एबिलिटी ऑफ द बॉडी है ये कहलाती है इलास्टिसिटी। अब इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो कि हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है। हमने देखा कि जब फोर्स लगाई और फोर्स ने जो है उसके अंदर कोई भी बॉडी है उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन क्रिएट की, ये जो फोर्स है अगर आप एक ख़ास एरिया के लिए, यूनिट एरिया के लिए इसको देख लें, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज, वो चेंज जो है वो किस में, शेप में भी हो सकती है, वॉल्यूम में या लेंथ में ऑफ द बॉडी, तो आप इसको कहते हैं ये है स्ट्रेस। यानी फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन द शेप, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ द बॉडी। तो ये जो फोर्स है ये कहलाएगी स्ट्रेस। यानी जितनी फोर्स आपने लगाई है उसकी वॉल्यूम को, उसकी शेप को या उसकी लेंथ को चेंज करने के लिए यूनिट एरिया पर, वो कहलाती है स्ट्रेस। तो फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस कहलाएगा। और ये सिग्मा से आप एक ख़ास सिंबल सिग्मा इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्स का यूनिट क्योंकि आपको पता है कि न्यूटन है, एरिया जो है इसका यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो स्ट्रेस का यूनिट होगा। और आप इसको, आपको पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप पास्कल यानी PA से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जो स्ट्रेस आपने यानी जो फोर्स लगाई है तो मे कॉज अ चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप। अब जिस बॉडी पे आप ये स्ट्रेस लगाएंगे उसकी आप लेंथ को भी चेंज कर सकते हैं, आप उसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर तो आपने स्ट्रेस लगाई है और वो चेंज करता है उसकी वॉल्यूम को, उसकी लेंथ को चेंज करता है, तो आप कह देंगे ये जो स्ट्रेस है इसको हम कहेंगे ये टेंसाइल स्ट्रेस है। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और किसी बॉडी के वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं तो आप कहेंगे ये वॉल्यूम स्ट्रेस है। और अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और किसी बॉडी की शेप को चेंज कर रहे हैं तो आप कहेंगे ये शीयर स्ट्रेस है। यानी स्ट्रेस को आपने मज़ीद कैटेगराइज कर दिया है कि अगर लेंथ को चेंज कर रही है तो टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम को तो वॉल्यूम स्ट्रेस, और शेप को तो शीयर स्ट्रेस। ये सारी आपकी स्ट्रेस की जो है वो टाइप्स आ गई हैं। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेन पे। यानी जब आपने किसी बॉडी पे स्ट्रेस या फोर्स अप्लाई की है तो होता क्या है कि वो बॉडी जो है, सॉलिड बॉडी, वो डिफॉर्म करती है। तो स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन इज़ अ मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड। यानी उस सॉलिड में कितना चेंज आया है, उस स्ट्रेस की वजह से उस सॉलिड में जो चेंज आएगा वो जो है वो डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड जो है उसको आप कहेंगे ये स्ट्रेन है। व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इट, यानी जब आपने स्ट्रेस अप्लाई की है, जितना उसके अंदर चेंज आएगा, जितना उसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा, वो स्ट्रेन ऑफ द बॉडी कहलाएगा। In the case of deformation in one dimension, strain is defined as the fractional change in length. अगर वन डायमेंशनल है यानी सिर्फ लेंथ में है तो हम इसे कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ जो है कितना है, चेंज इन लेंथ हम लेंगे तो वो जब भी हम किसी चीज़ में चेंज लेते हैं वो आ जाता है डेल्टा। तो अगर हम लेंथ की बात करते हैं, वन डायमेंशन की बात करते हैं, तो चेंज इन लेंथ यानी वो डेल्टा L होगा। तो स्ट्रेन जो है वो जितना चेंज होगा डिवाइडेड बाय जो उसका ओरिजिनल होगा वो आपने लेना है। अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। फॉर एग्जांपल डेल्टा L लेंथ चेंज हो रही है तो आप इसे ऊपर रख देंगे और जितनी उसकी पहले ओरिजिनल लेंथ थी वो आप नीचे रख देंगे। तो डेल्टा L ओवर L, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ये क्या कहलाएगा, ये स्ट्रेन कहलाएगा। ये भी ख़ास सिग्मा आप देख सकते हैं, ये सिंबल है इसका स्ट्रेन का, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, आप स्लॉन कह सकते हैं, या ये ख़ास सिंबल है जिसको आप स्ट्रेन के लिए यूज़ करते हैं। तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो है वो आपकी क्या है, स्ट्रेन है। अब स्ट्रेन आप देख रहे हैं कि जो आपकी फ्रैक्शन है इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में लेंथ है। चेंज इन लेंथ है वो भी लेंथ है और नीचे जो ओरिजिनल लेंथ है वो भी लेंथ है। तो ये ऊपर नीचे दोनों क्योंकि लेंथ है तो जब ऊपर भी लेंथ का यूनिट लगेगा नीचे भी लेंथ का यूनिट लगेगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे और जो स्ट्रेन होगी वो आपकी एक डायमेंशनलेस जो है वो क्वांटिटी होगी, यानी इसकी कोई डायमेंशन, कोई इसका यूनिट नहीं होगा। तो इसका कोई यूनिट इसलिए नहीं क्योंकि आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में लेंथ जो है वो मौजूद है। इफ़ स्ट्रेन इज़ ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस, आपने पहले देखा कि आपकी जो है इसमें स्ट्रेन जो है अगर तो आपकी लेंथ की वजह से थी वो आपने देख ली। अगर टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं तो ये टेंसाइल स्ट्रेन कहलाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो इट इज़ कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेन। यानी आप जो स्ट्रेस लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आप स्ट्रेन को नाम दे देंगे। ठीक है, अगर टेंसाइल है
तो आप इसको टेंसाइल स्ट्रेन का नाम दे देंगे। अगर कंप्रेसिव है तो आप इसको कंप्रेसिव स्ट्रेन का नाम दे देंगे। व्हेन द अप्लाइड स्ट्रेस चेंजेस द वॉल्यूम, और जब वॉल्यूम चेंज करेगा तो हम कह देंगे कि ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। यानी अगर आप शेप चेंज कर रहे हैं, उसकी लेंथ चेंज कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम चेंज करें, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप स्ट्रेन को नाम दे देंगे। अच्छा, इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का भी आपको दिखा दिए। ऊपर क्या है, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, और नीचे क्या है, वी नॉट यानी ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यानी ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया। ठीक है, इसी तरह आप बात कर रहे हैं व्हेन द ऑपोजिट फेसेस ऑफ द रिजिड क्यूब आर सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस, यानी जब आप शेप चेंज कर रहे हैं तो आप शियर स्ट्रेन की बात करेंगे। तो इसके लिए आपने गैमा का एक जो है वो सिंबल यूज़ कर लिया। तो इसके लिए आप डेल्टा ए ओवर ए जो है यानी चेंज इन शेप आप ले रहे हैं कि अगर आप किसी भी ऑपोजिट फेसेस पे ये लगाते हैं फोर्स तो आपका क्या है, डेल्टा ए ओवर ए, यानी ओरिजिनल लेंथ आप ले लेंगे और डिवाइडेड बाय जो है वो ओरिजिनल पोजीशन और डिवाइडेड बाय चेंज इन पोजीशन ओवर ओरिजिनल पोजीशन। तो ये आप जो है देख सकते हैं ये tan थीटा के बराबर है। यहाँ पे जो है आपका, यहाँ से आप फिगर से देख सकते हैं, फिगर नंबर 17.3 सी में आपको दिखाया गया है। ये आप अगर देखें, एक जो ट्राइंगल बन रही है इसमें आप देखें आपने क्या लिखा हुआ है, डेल्टा ए ओवर ए अगर आप ले लें तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये tan थीटा आ जाएगा। तो ये आपकी क्या है, शियर स्ट्रेन है। तो यानी आप जिस किस्म की फ़ोर्स लगाएंगे, जिस किस्म की फ़ोर्स देंगे किसी बॉडी को, उसी तरह की स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इसमें tan थीटा जो है, इसमें आपको पता है कि अगर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ थीटा ले लें आप, यानी थीटा की वैल्यूज़ को बहुत स्मॉल ले लें, तो आपके पास थीटा और जो है वो गैमा के बराबर आ जाएगा, यानी tan थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि अगर आप थीटा की वैल्यूज़ को बहुत स्मॉल ले रहे हैं, थोड़ा सा सिर्फ डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इसमें जो हमने थीटा को लिया किसमें, रेडियन में लिया है, तो tan थीटा थीटा के बराबर आ जाएगा। तो हम फिर कह सकते हैं यहाँ से अगर tan थीटा थीटा के बराबर है तो गैमा जो है वो भी थीटा के बराबर आ जाएगा। तो ये 17.4 में जो है वो आपको दिखाया गया कि गैमा किस तरह थीटा के बराबर हुआ है, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ ऑफ थीटा जो है वो बहुत स्मॉल है इस वक्त। अच्छा, अब हम बात करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स की। अभी आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा है। इलास्टिक कांस्टेंट्स में आप देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैव रिवील्ड दैट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज़ अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल। एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और ये देखा गया है कि अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो ले लें, स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो, तो हम देखेंगे कि किसी भी गिवन मटेरियल के लिए वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड कर दें तो एक ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। प्रोवाइडेड द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज़ नॉट टू ग्रेट। इसके अंदर कंडीशन क्या है, बशर्ते के, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते के जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है, यानी जो फोर्स अप्लाई की गई है वो बहुत ज़्यादा ना हो। आपको पता है कि एक इलास्टिसिटी की लिमिट होती है, अगर आप उससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे फोर्स तो क्या होगा कि वो रिटर्न नहीं करेगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, या ओरिजिनल जो उसकी लेंथ थी या ओरिजिनल जो भी वॉल्यूम था उसका। तो ये जो रेशो है इसकी स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ये कहलाएगी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसमें स्ट्रेन जो है ये तो आपको पता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, आपने देखा स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं है, कोई यूनिट नहीं है। तो अब रह क्या गया, स्ट्रेस रह गया। तो स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं है, जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट होगी, क्योंकि स्ट्रेस जो है इस वक्त सिर्फ उसी की यूनिट है यहाँ पे, और स्ट्रेस की यूनिट आपने देखी थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल थी, तो वही जो है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट होगा। अब हम जब बात करते हैं इसमें लीनियर डिफॉर्मेशन की, अब हम उसी को कैटेगराइज कर रहे हैं। इस वक्त हमने सिंपल जनरली लिया था स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को मज़ीद कैटेगराइज कर रहे हैं कि अगर तो हमारे पास स्ट्रेस जो है वो रेशो है टेंसाइल की, टेंसाइल को हम जो है वो कंप्रेसिव भी कह सकते हैं। ठीक है, टेंसाइल ले रहे हैं, अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस ले रहे हैं और टेंसाइल स्ट्रेन ले रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, लेंथ की बात कर रहे हैं, तो सिंपल क्या आ जाएगा, हम इसको वाई से जाहिर करें, इसको यंग्स मॉड्यूलस कहेंगे। जब हम टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की बात करेंगे तो हम इसको यंग्स मॉड्यूलस का नाम देंगे, और इसको वाई से जाहिर करेंगे। ऊपर आपके पास स्ट्रेस आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, और नीचे स्ट्रेन आ गया, वही जो अभी आपने निकाला था डेल्टा एल ओवर एल, तो आपके पास यंग्स मॉड्यूलस कहलाएगा। अगर आप 3 डायमेंशनल डिफॉर्मेशन की बात करेंगे, 3 डायमेंशनल का मतलब जब आप वॉल्यूम चेंज कर रहे होंगे, तो वॉल्यूम चेंज करें तो उसको आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करेंगे। यानी ऊपर स्ट्रेस वही रहेगी एफ ओवर ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन नीचे जो चेंज होगा वो डिफरेंट होगा। अगर आप लेंथ की टेंसाइल की बात करेंगे
तो लेंथ आ जाएगा। अगर आप वॉल्यूमेट्रिक की बात करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, डेल्टा वी ओवर वी। और इसको आप क्या कहेंगे, के को बल्क मॉड्यूलस। लेंथ के लिए आपने कहा था यंग्स मॉड्यूलस और वॉल्यूम के लिए आपने कहा है बल्क मॉड्यूलस। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम है और वी क्या आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम है। इसी तरह जब आप शेयर स्ट्रेस की बात करेंगे और शेयर स्ट्रेन की, यानी जब आप शेप की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, शेयर स्ट्रेस वही रहेगी एफ ओवर ए। शेयर स्ट्रेन की बात करेंगे तो अभी आपने निकाला कि किसके बराबर था, टेन थीटा के बराबर थी, आपने देखा शेयर स्ट्रेन तो एफ ओवर ए ओवर टेन थीटा। तो ये होगी जी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये कहलाएगा जब शेप की बात करेंगे शेयर मॉड्यूलस। तो आपने इसमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 किस्म के पढ़े। एक यंग्स मॉड्यूलस, ये लेंथ के लिए है जिसको हम टेंसाइल स्ट्रेन का नाम देंगे। दूसरा आपने पढ़ा बल्क मॉड्यूलस, ये आपके वॉल्यूम के लिए है। और तीसरा जो है वो आपके पास है शेयर मॉड्यूलस, जो कि शेप के लिए है, अगर शेप चेंज होगी। आप देख रहे हैं कि तीनों में रिप्रेजेंटेशन चेंज है, यानी यंग मॉड्यूलस को वाई से, बल्क मॉड्यूलस को के से और शेयर मॉड्यूलस को आप जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें जो है इलास्टिक कांस्टेंट्स फॉर सम ऑफ द मटेरियल्स आर गिवन इन 17.1। इलास्टिक कांस्टेंट्स की वैल्यू भी दे दी गई है आपको, ये आप टेबल में देख सकते हैं। टेबल नंबर 17.1 में ये मटेरियल आपके लिखे हुए एल्यूमिनियम है, बोन है, ब्रास है, कंक्रीट है, ये सारे उनके यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू भी, बल्क मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस, ये जो है ये आपको वैल्यूज़ जो है वो गिवन है टेबल में। अगर कहीं पे आपको किसी क्वेश्चन के लिए ज़रूरत पड़े तो ये यहाँ पे मौजूद है। ये सारे आपको समझ आ चुके हैं कि यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस क्या है।